नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने जहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ बस्तर हाट की थीम पर आधारित एक्सपीरियंस जोन एवं विभिन्न विभाग स्टॉलों का अवलोकन भी किया। देखिए रिपोर्ट। आज बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन के पश्चात ये पहला बैठक आज चित्रकूट में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी और प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं सुश्री लता उसेंडी जी, हमारे सभी मंत्रीगण और प्राधिकरण क्षेत्र के सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्षगण और प्रदेश के सीएस, डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित हुए। उपस्थिति बहुत अच्छी रही और इस बैठक में पिछले कामों की पुष्टि भी हुई और हमारे मंत्रियों, सांसद, विधायकों की तरफ से अच्छे सुझाव भी आए कि प्राधिकरण का जो उद्देश्य है, ये जो बस्तर ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कैसे विकास हो, सरकार की योजनाओं के अलावा संसाधन की किसी तरह से कमी नहीं हो, इसलिए इस प्राधिकरण का गठन है। ये सारी विषयों पर अच्छे सुझाव भी आए हैं, उन पर आगे कार्यवाही भी होगा और बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए और यहाँ विकास करने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार वचनबद्ध है। जितनी बजट पास हुआ होगा तो उतनी बजट में क्या बस्तर में विकास हो सकता है? क्या बजट ज्यादा नहीं रहता है, करीब 70-75 करोड़ का ही बजट है, लेकिन बस्तर क्षेत्र में संसाधन की कमी नहीं है। यहाँ पर कई जिलों में डीएमएफ की बहुत राशि है, CSR बहुत है, क्योंकि बस्तर इलाका माइन से भरा हुआ है, तो यहाँ पर संसाधन की कमी नहीं है। और जैसे सेंसिटिव एरिया है तो हम लोगों ने नियत नीलानार योजना भी लागू किया है, आपका अच्छा गांव योजना, जिसके तहत 5 जिला उसमें शामिल हैं और वहाँ पर लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप खोल के सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। तो संसाधन की कमी नहीं है, लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं। सर, सोलर से भी उजाले हो रहे हैं क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्र? बिल्कुल हर चीज हो रहा है। वहाँ पर सड़क बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, घर घर में पानी पहुंचा रहे हैं, वहाँ पर मोबाइल टावर खड़े हो रहे हैं, वहाँ पर राशन पहुंच रहा है, चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्थाओं पर हो रही है। सरकार की जो भी योजना है उसको प्राथमिकता के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। सर, आज की बैठक में मुख्य निर्णय क्या क्या हुए? बस्तर को क्या सौगात मिली इस प्राधिकरण के माध्यम से? सारे प्रस्ताव आए हैं हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से, सब सैंक्शन करेंगे। और विशेषकर यहाँ पर क्योंकि बस्तर में टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, तो आगे हम लोग टूरिज्म को बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पर एक और मांग आई है कि छात्रावासों में स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा हो रही है, तो सीट बढ़ाने की भी मांग आ रही है। इस पर भी सरकार सोचेगा। और NMDC जो एक उपक्रम है जिसके कारण
लोग लाल पानी वगैरह पीने के लिए बात होते हैं, उस पर भी रोक लगे। एनएमडीसी को हिदायत दिया गया है कि वो उसके लिए कारगर कोई उपाय करे। और 118 एकड़ जमीन यहाँ पर है, उसको औद्योगिक पार्क के रूप में आगे डेवलप करने का सरकार सोचेगी। और जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल एक अच्छा बने, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उस पर भी विचार हो रहा है ताकि लोगों को दूर इलाज के लिए जाना नहीं पड़े। स्पेशलिटी हॉस्पिटल उद्घाटित हो गया, बस्तर का जो है वो भी उसी टाइम शुरू हुआ, अभी तक हो नहीं पाया। डॉक्टरों को लेकर के दिक्कतें हैं। दूसरी बात लगातार प्रयास जारी है, ये भी हो जाएगा। तो वही इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर हॉट की थीम पर आधारित एक्सपीरियंस जोन एवं विभिन्न विभाग स्टॉलों का अवलोकन किया। प्राधिकरण की बैठक स्थल पर संभाग के 7 जिलों बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर की विकास योजना और उपलब्धियों को स्टॉल के जरिए साझा किया गया। इन स्टॉलों में विकास और नवाचार की विस्तृत झलक दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चित्रकूट पहुंचे और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल हुए, जहां बस्तरिया अंदाज में उनका स्वागत हुआ। उनके स्वागत में जनजातीय लोक नर्तक दलों ने आकर्षक प्रस्तुति दी। जनप्रतिनिधियों ने पारंपरिक और सिंग मुकुट पहनाकर उनका अभिनंदन किया। बता दें, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चित्रकूट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक के आयोजन के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर हाट की थीम पर आधारित एक्सपीरियंस जोन और विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया। इन स्टॉलों में विकास और नवाचार की विस्तृत झलक दिखी। और प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। जब हर खबर की टीम ने धन खरीदी और केंद्र और किसानों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर किसानों में खासा उत्साह है। हमारे संवाददाता ने धान खरीद केंद्र का जायजा लिया है। कौन सा हो? आपके पास कितने जमीन है? 1 एकड़ जमीन है। 1 एकड़ जमीन का पंजीयन हुआ है? 21 कुंटल धान बेचने का? 21 कुंटल का। हाँ, भाटा गाँव, रायपुर। कुंटल पीछे 30 कुंटल के आसपास आ जाता है, 29-30 के आसपास। एवरेज में बोरा के हिसाब से लोगे तो करीब 40 से 45 बोरा। ऐसा तो नहीं कि कोई गिरावट है कि आपको धान का 18 कुंटल एक एकड़ में बेचना है? नहीं, 21 कुंटल है पूरा। राइट, 21 कन्हैया लाल निषाद, खुरमुड़ा यहीं का। ईश्वर वर्मा। कौन गाँव है? खुरमुड़ा। कितना एकड़ जमीन है आपके पास? मेरा 1.5 एकड़ जमीन है। पंजीयन पूरा हो गया है? पूरा हो गया। कितना कुंटल धान बेचते हैं? अब 21 कुंटल के हिसाब से हिसाब लो। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ से धान खरीदी केंद्र से 18, ऐसा सुना है कि किसान को 18 कुंटल बेचने बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ वैसा नहीं है। बराबर। और जगह तो 32 में। कितना जमीन? 2.5 एकड़। कितना 21 कुंटल दे दो प्रति एकड़ में? नहीं दे, कोई सरकार नहीं दे। और कितना ले रहा है अभी वो 21 कुंटल का था, मगर 20-30 किलो काट दे माल के चल। वो बखत 15 कुंटल का है तो 80 किलो बेचा दी। कहाँ बेचा दी? ज्यादा नहीं ले रहा। हाँ, 14 कुंटल 80 किलो वो बखत ले आती से। और अभी वही मान के चल 80 किलो अभी भी हो सकते। और 20 तो लेबे नहीं करे, 21 कुंटल तो लेबे नहीं करे। 20 कुंटल 80 किलो के आसपास ले रहा है। हाँ, ओकर सोफर नहीं ले। क्या नाम लिखते हैं? सुमन लाल सोनकर, कौन गाँव है? ग्राम घुगुआ। क्या नाम है दादा? कृष्णा साहू। कौन गाँव है? कांदुल।
कितना जमीन है आपके पास? मेरे पास 2.5 एकड़ है। 2.5 एकड़ पूरा पंजीयन है। हाँ, कितना कुंटल धान बेचते हो 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 20 कुंटल। 20 कुंटल धान बेचते हो। 21 कुंटल बोले, 21 कुंटल ले लेते हैं। हाँ, 20 कुंटल लेते। मैं सूरज कुमार सोनकर, क्या नाम है? ये ग्राम कांदुल है, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। तो कितना जमीन है आपके पास? मेरे पास है 5 एकड़। कितना का पंजीयन हुआ है? मेरे सभी का हुआ है। तो कितना कुंटल धान बेचते हो? मैं एकड़ पीछे 21 मतलब ही बेचता हूँ। 100 कुंटल के ऊपर ही है। हाँ, प्रति एकड़ में 21 कुंटल 21 कुंटल है। देखिए, अगर किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, ठीक है, लेकिन वो 2 ही एकड़ में धान डाला है, तो पटवारी साहब और जितनी भी कमेटी बनी थी वो सब एक गिरदावरी किए हैं। तो गिरदावरी की स्थिति में यदि वहाँ पे जो किसान है वो 2 एकड़ ही जमीन में धान लगाए हैं, बाकी में किसी में सब्जी लगा दिया है, किसी को पड़त छोड़ दिया है, तो हमको धनहा रकबा का ही गिरदावरी करना था और 2 एकड़ में ही एक्चुअल धान लगाया है, तो हम 2 एकड़ का ही धान खरीदेंगे। वो 3 एकड़ जो है उनका नहीं खरीद पाएंगे धान। नहीं, लिख के देना मतलब लिख के देना ऐसा नहीं पड़ रहा है। जैसे छोटा किसान है, ठीक है, वो 2 टोकन में वो अपना धान कंप्लीट कर लिया, ठीक है, धान कंप्लीट कर लिया मतलब उनके पास जितना रकबा था उसके अकॉर्डिंग उतना उनके पास धान है, तो धान लेके आके यहाँ बेच दिया। बेचने के बाद उनको ये बोला जा रहा है कि आपके पास, अब वो खुद ही बोल रहे हैं कि अब मेरे पास धान नहीं है, तो रकबा सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि अब हमारे पास इतना ही धान था, वो धान हम सोसाइटी में ले आए हैं, अब हमारे पास बचत कोई भी धान नहीं है, ये बोला जा रहा है। एक मॉइस्चर का हमारे पास पैरामीटर है ना, 14 से 17 जो है ना परसेंट मॉइस्चर, उसमें ही हमको खरीदी करना है, तो हम उसी मॉइस्चर में ही उनकी खरीदी करेंगे। अगर भीग गया है तो वो किसान उसको थोड़ा सा सुखा ले, है ना, मॉइस्चर उसका मेंटेन कर ले, उसके बाद ही यहाँ लेके आए और मतलब खरीदी केंद्र में उसको बेचे। कीर्ति वर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और यहाँ नोडल अधिकारी के रूप में हूँ। आज हम लोग धान खरीदी केंद्र पहुंचे हैं। धान खरीदी चालू हो चुका है 14 नवंबर से। अब देखना होगा किस तरह किसानों को धान खरीदी में क्या क्या चीजों का दिक्कत आएगा, क्योंकि प्रति एकड़ में 21 कुंटल धान खरीदी की बात हुई है। देखना होगा कि अगर किसी के पास 21 कुंटल से ज्यादा धान होगा तो उसका क्या व्यवस्था रहेगा, और 21 कुंटल से कम अगर धान होता है तो उसका क्या व्यवस्था रहेगा। हमारे साथ कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे मौजूद है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि धान खरीदी शुरू हो चुका है। तो धान खरीदी में अगर हम बात करें तो किसी का हर एकड़ में 21 क्विंटल की बात हुई है, किसी के पास अगर 1 एकड़ में 22 क्विंटल हो गया, 25 क्विंटल हो गया, या किसी के पास 10 क्विंटल हो गया, 12 क्विंटल हो गया, तो उसका क्या व्यवस्था रहेगी? उसके लिए व्यवस्था तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि कम होगा तो उसके रकबा में वो सरकार क्या है लिखित में लेती है कि अब उसके पास धान नहीं है बेचने के लिए, तो उसका रकबा समर्पण किया जाए, तो उसमें लॉक कर देते हैं। समर्पण जैसे लिखित में देते हैं तो उसको लॉक कर दिया जाता है, उसमें धान नहीं बेच सकते। और जैसे ज्यादा है तो धान को अपने खाने के लिए रखेंगे या चावल बना करके, या फिर बाद में फिर कोचिया वगैरह रहता है उनको देते हैं हम लोग। बात ये भी आ रहा है कि अगर किसी का दान कम है, 21 क्विंटल से कम है, तो उसको लिखित रूप में दिया जाए जी, तो वो व्यक्ति कैसे आपको लिखित रूप में देगा? वो फॉर्मूले सिस्टम में एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें प्रिंट निकालते हैं उसमें, उसके बाद उसमें साइन करके उसको बताते हैं कि अब आपके पास धान नहीं है, आप इसमें धान नहीं बेचना चाहते, इसलिए अपना रकबा समर्पित कर रहे हैं। आने वाला समय है, धान खरीदी का पूरा माहौल चल रहा है, लगातार धान तो लेके ही आ रहे हैं। संडे और सैटरडे के आपके पास लीव रहता है, और अगर कोई सरकारी छुट्टी होगा तो भी आपके पास छुट्टी रहता है। और इस प्रकार से लगातार किसान तो आते रहते हैं, क्योंकि हर किसान चाहता है कि जितना जल्दी हो सके वो धान अपना बेच के अपना मंडी में डाल के शांत हो जाए। लेकिन आने वाला मौसम भी कभी भी बदल सकता है, कभी भी बारिश हो सकता है, उससे किसानों को भी डर लगे रहता है। तो लगातार किसान टोकन के अनुसार यहाँ पे धान बेचते हैं कि जिसका वो चाहे, या फिर कोई अगर ऐसा है कि जिनका लिंक बना वो पहले बेच सकते। नहीं, यहाँ टोकन के अनुसार धान बेच सकते हैं। जो टोकन कटने का 2 है, एक समिति स्तर पे भी आगे कटवा सकते हैं, और दूसरा है कि मोबाइल ऐप से भी कटवा सकते हैं। जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं धान के विषय में, धान को लेकर किसान बहुत ज्यादा अभी परेशान है। रही बात यह है कि जिस तरीके से हम लोग अभी देखते हुए आ रहे हैं, किसानों से जब हम बात करते हुए आ रहे हैं, तो किसानों को एक समस्या निकल के आ रहा है कि जब हम लोग मंडी में धान लेके जाते हैं
तो क्या हम लोग यहाँ से तोल के नहीं ले जाते हैं, वहां जाने के बाद तोलना पड़ता है। अगर अपने जिस तरीके से जमीन अगर 5 एकड़ है तो उसमें अगर अपन का 10 किलो को भी धान अगर एक्स्ट्रा होता है या एक बोरी अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसे हमें वापस लाना पड़ता है। क्या वो धान यहाँ पे नहीं खरीदा जा सकता? जी नहीं, उसकी खरीदने की यहाँ सुविधा नहीं दी गई है, उसको वापस ले जाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ जैसे खरीद भी लेंगे उसको तो इसके सिस्टम में आएगा नहीं, उसका पैसा मिलेगा नहीं उसको। तो ये पैसा जो है ना उनको एक मुश्त मिलने वाला है कि 3300 रुपया देने वाला, 31 रुपया, सॉरी, 3100 रुपया जो दान का जो रेट है, क्या एक मुश्त देने वाला है कि अभी कितना किसानों के खाते में डालेगा? नहीं, अभी तो जो समर्थन मूल्य है 2300 और 2320 वही मिल रहा है अभी, और बाकी पैसा बचत कृषक उन्नति योजना के तहत बाद में आती है पैसा, तो कब तक आएगी अभी तक बताया नहीं है उसको। सरकार तो बड़ी दावे कर रही है कि एक मुश्त दिया जाएगा किसानों को, और किसानों को इस बार पैसा एक साथ मिलने वाला है। हम लोग हर किसी जो भी उनका समस्या रहेगा उसमें एक साथ पैसा खर्चा करेंगे, या किसान में हो या उनकी घर की समस्या हो या कोई भी चीज हो, तो ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं धरातल में आके तो यहाँ पे 2 मुश्त में पैसा मिल रहा है, यानी कि एक बार आपका समर्थन मूल्य डल रहा है, एक बार किसान उन्नति योजना के तहत डल रहा है। तो इस प्रकार से अगर किसानों के साथ जो बातें सरकार बड़ी दावे कर रही है वो थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा? जी अलग तो है, लेकिन क्या है, समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है और जो कृषक उन्नति योजना है वो राज्य सरकार की है, तो दोनों को एक साथ मिलाकर के नहीं दिया जा सकता। ये थे हमारे साथ जो यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर बने थे, हम लोग उनको जानते हैं। यह क्लास जिस तरीके से ये जानकारी कब से कब तक चलेगी? ये 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। अगर उसके बाद कोई दाम लाए तो उसके बाद नहीं होती खरीदी, या फिर जो सरकार जैसे बारिश वारिश हो गई तो डेट बढ़ा दी तब की बात अलग है, नहीं तो फिर 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। एक अहम सवाल है आपसे, अगर बाय चांस की मौसम खराब हुई, किसी की दान भीग गई, उस स्थिति में अगर आपके पास आता है तो क्या है, उसके लिए क्या प्रावधान है? जी भीगा हुआ धान तो नहीं लिया जाता यहाँ, जिसकी क्वालिटी चेक की जाती है पहले, फिर उसके बाद लिया जाता है। अगर क्वालिटी खराब है तो नहीं लिया जाता धान, वो किसान खुद जिम्मेदार रहती है उसके लिए फिर। जी मेरा नाम रमेश कुमार सोनकर, सेवा सहकारी समिति घुघुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर। आपने सुना होगा कि किस तरीके से एक किसान को जो समस्या झेलना पड़ेगा, आने वाला समय है। किसानों से भी अपील है कि जितना जल्दी हो सके वो अपना टोकन लेके अपना मंडी में दान डालेंगे, और देखना होगा कि जिस तरीके से जो समस्याएं बाहर निकल के आ रहे हैं, हम हर धान खरीदी केंद्र में जा रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार की योजना है क्या सच में किसानों तक पहुंच रहे हैं। बने रहिए हर खबर के साथ, मैं सलमान चंद्रगिरी। तो इस खास रिपोर्ट में आपने देखा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत से किसान का और वहीं युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं आदर्श विवाह सम्मेलन का समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। रायपुर कुंडहर के पावन धरती में निषाद केवट समाज द्वारा आयोजित 23वां राज्य स्तरीय युवक युवती विधवा विधुर परिचय सम्मेलन और आदर्श विवाह समारोह में आज मंच में विराजमान निषाद केवट समाज के गौरव समाज के अध्यक्ष विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद जी, हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, समाज के संरक्षक श्री एम.आर. निषाद जी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू राम निषाद जी, भिवर समाज महासभा के अध्यक्ष श्री सुरेश भिवर जी, गहरा समाज के प्रदेश के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार राकेश जी, भुवनलाल औसरिया जी, प्रदेश अध्यक्ष मल्हार समाज श्री आनंद निषाद जी, रवि निषाद जी, हरिशंकर निषाद जी, कृपाराम निषाद जी, हमारे माना मंडल के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ठाकुर जी और निषाद समाज के मंच में विराजमान सभी पदाधिकारीगण,
पूरे प्रदेश से निषाद समाज के सभी जिलाध्यक्षगण और ये समारोह में उपस्थित निषाद समाज के पूरे प्रदेश से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और हमारे मीडिया के साथी भाई मन, सबसे पहले मैं पूरे समाज के हृदय से अभिनंदन करत हूं, स्वागत करत हूं। मोर छत्तीसगढ़ी थोड़ा शुद्ध नहीं रहे, काबर की मैं जसपुर के रहिया हूं, तो हमारे झारखंड लगी से तो थोड़ा झारखंडी भाषा के भी सादरी के भी असर हो जाते, लेकिन सुने में आप लोग अच्छा लगी। तो आज मैं समाज के भी आभार व्यक्त करना चाहूं कि आज समाज के समारोह में आपका आमंत्रण करो और बड़े बड़े गजमाला में स्वागत करे हो, तो कर लिए बहुत बहुत समाज के धन्यवाद। और आज मोर सौभाग्य कि समाज के 12 जोड़ी के शादी संपन्न हुई से और ऐसे जोड़ी ला आशीर्वाद देने के अवसर मिली से, तो मैं पुनः ऐसे 12 जोड़ी जीवन के शादी संपन्न हुई जीवन के आशीर्वाद है पुनः उमला मैं माइक द्वारा उमन के आशीर्वाद देता हूं, उमन के शुभकामना देता हूं, उमन के जीवन मंगलमय हो, उमन के जीवन सुखमय हो। और ये बहुत अच्छा निषाद केवट समाज के प्रयास है, इस तरह से आप मन सामूहिक विवाह के आयोजन करते हो। और जैसे हमारे मोतीलाल साहू जी कहते रहे कि समाज के कितनों बड़े भी व्यक्ति हो जाए, लेकिन अपन बेटा बेटी के शादी करती तो इतना बड़ा समाज नहीं जुड़ पाती जितना आगे समाज जुटी से। तो ये समाज के कारण ही संभव हो पाता, और समाज बहुत बड़ी चीज होती है, और समाज में सबको बराबर रखे, कोई छोटा बड़ा नहीं हो समाज में, ऐसा एक समाज। और कोई एक समाज इस तरह से अगर सम्मेलन करके कार्यक्रम करके मजबूत होते, एकजुट होते, तो ओकर फायदा खाली समाज ला नहीं मिले बल्कि पूरा देश ला ओकर फायदा मिलते। अगर कोई समाज संगठित हो तो राष्ट्र भी बलशाली हो। तो एक तरह से राष्ट्र के बलशाली करे के काम आप उनके केवट निषाद समाज करत है, कर ले भी मैं पूरे समाज के धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज कोई भी समाज ला आगे बढ़े पर शिक्षा की बड़ा आवश्यकता है। हमारे विद्वान मन कही कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। कोई भी क्षेत्र में अगर विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा और ये डिग्री हासिल करना खाली नौकरी प्राप्त करने के माध्यम में न है, बल्कि कोई भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है, अच्छा से व्यापार भी करना है, अच्छा से किसानी भी करना है, अच्छा से समाज सेवा भी करना है, अच्छा से राजनीति भी करना है, कोई भी क्षेत्र हो उनमें अच्छा काम करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और एक शिक्षित और एक अशिक्षित दोनों के जीवन में जमीन और आसमान के अंतर होते हैं। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ऐसा हमारे विद्वान मन कही है। तो मैं गुहा निषाद समाज केवट निषाद समाज से आग्रह करना चाहूँ, आज पूरा प्रदेश के यहाँ पदाधिकारी बैठे नहीं जो समाज के खेवैया हैं, वो सब बैठे हैं कि समाज में शिक्षा के महत्व समझ के हर घर के बेटा बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करें, कर चिंतन होना चाहिए। और आज कहीं न कहीं हमारे समाज में, हर समाज में देखा जाए तो युवा पीढ़ी कहीं नहीं भटकत है। आज
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।